हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चैप्टर सेकंड की, जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट क्यों अपनाया गया, पंचवर्षीय योजनाओं का अर्थ क्या होता है, आर्थिक योजनाएं बनाते कैसे हैं और उन आर्थिक योजनाओं के क्या लाभ और क्या हानि है, भारत में अपनाई जाने वाली पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना से भारत को क्या क्या प्राप्त हुआ है, और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है, साथ ही साथ में हमें कहाँ तक लक्ष्य की प्राप्त हो गए हैं। तो इत्यादि विषयों का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है कि आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा हमारा आर्थिक नियोजन अर्थात आर्थिक नियोजन से अभिप्राय जिसमें एक निर्धारित लक्ष्यों का समूह तैयार करना और उन निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण करता है। यानी आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, यानी तय किए जाते हैं, और उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और नीति बनाई जाती है। यह आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थात संसाधनों का राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग करना है, यानी पहले क्या जरूरी है उसका निर्माण करना है। भारत में यह कार्य योजना आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई तथा 1 जनवरी 2015 को इसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, आर्थिक नियोजन का अर्थ। और भारत में योजना आयोग के द्वारा आर्थिक नीति बनाई जाती है, जिसका नाम 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, इसके गुण और अवगुण बताइए। आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और व्यक्ति अपने आर्थिक निर्णयों लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं तथा लाभ अधिकतमीकरण उद्देश्य होता है। यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार है और अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था के गुण हैं, इस प्रणाली में स्वहित का पोषण होता है, लाभ अधिकतम होते हैं और उसके अनुसार जीडीपी संवृद्धि की गति तीव्र होती है। वहीं इसके अवगुण हैं, इस प्रणाली में समाज के सामूहिक हित की उपेक्षा की जाती है, अर्थात समाज में सभी लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता। वह केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो ये हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। क्वेश्चन थर्ड है इसमें हमारा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, इसके गुण व अवगुण बताइए। समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है और सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से आर्थिक निर्णय सरकारी अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि यहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता है उत्पादन के साधनों पर और सभी प्रकार के निर्णय भी सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था के गुण हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था आय के वितरण में समानता प्राप्त करती है, विकास प्रक्रिया समावेशी हो जाती है और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर यह आधारित होती है। यानी कि यहाँ पर सभी का समान व्यवहार देखा जाता है। वहीं इसके अवगुण हैं, इसमें जीडीपी संवृद्धि एक धीमी प्रक्रिया है,
इसका कारण यह है कि उत्पादन लाभ अधिकतमीकरण के सिद्धांत द्वारा निर्देशित नहीं होता है, वह समानता और न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समानता और समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है, न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है, ना कि लाभ अधिकतमीकरण करने से। यही कारण है कि यहाँ पर जीडीपी संवृद्धि धीमी गति से होती है। एंड क्वेश्चन 4 है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, इसके गुण और अवगुण बताइए। अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, इसके गुण और अवगुण बताइए। तो इसका आंसर होगा आंसर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। उत्पादन निर्णय मोटे तौर पर लाभ अधिकतमीकरण के सिद्धांत द्वारा लिए जाते हैं, परंतु सामाजिक न्याय की जांच और संतुलन के बिना नहीं। इसका यह अर्थ हुआ कि यहाँ सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रक पाए जाते हैं। निजी क्षेत्रक का जहाँ उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, वहीं सरकारी क्षेत्रक का अधिकतम उद्देश्य समाज में संतुलन बनाना और सामाजिक न्याय स्थापित करना होता है। तो लाभ अधिकतमीकरण को सामाजिक न्याय के संतुलन के साथ लेके चला जाता है। इस अर्थव्यवस्था के गुण हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख गुण यह है कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को भी जोड़ती है। एक ओर जीडीपी समृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय या समानता को बढ़ावा दिया जाता है, जो प्राय सरकार द्वारा किया जाता है। तो यह इसके गुण हैं। वहीं इसके अवगुण की बात करें, अवगुण इसमें सरकारी क्षेत्र अक्सर भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है, जिससे कुशलता या उत्पादकता में कमी आती है। क्योंकि यहाँ उत्पादन के संसाधनों पर अंतिम निर्णय सरकार का होता है, अंतिम नियंत्रण सरकार करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे सरकार प्रभावी होती है और अपने कार्यों को कराने के लिए भ्रष्टाचार का पालन किया जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता के पश्चात ही अपना लिया गया, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी पाया जाता है और सरकारी नियंत्रण में रहते हुए ही निजी क्षेत्र अपना उत्पादन कार्य करता है। तो इस प्रकार से चैप्टर 2 में ये 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए और अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताएं। साथ ही साथ में आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें और कोई भी टॉपिक अगर आपको इसमें समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको एक नई वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को मेरी वीडियोस अगर आपको लगातार अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों को फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हों। थैंक यू।